I got time, it's clear to see. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑक्सीजन परिवार का अगला टॉपिक या अगला तत्व जिसका नाम है सल्फर, और ये दूसरा तत्व है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 16। यहाँ पर 8 इसलिए लिखा है। सल्फर को जैसे हम ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, तो इसके 8 परमाणु मिलकर एक सल्फर का अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर सल्फर को S8 लिखेंगे तभी आप जान पाएंगे ये एक सल्फर का अणु है। वैसे जनरल तौर पर आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि सल्फर को S लिखते हैं। ये सच नहीं है और ये सत्यता नहीं होती है कि यहाँ पर सल्फर को यस लिखें, लेकिन S8 लिखेंगे तभी आपका अणु होगा। जब 8 सल्फर के परमाणु आपस में मिलते हैं और एक अणु का निर्माण करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन हम लिखते हैं O2, क्लोरीन को Cl2। तो ये क्या होते हैं, 2 परमाणविक अणु हैं, 2 परमाणुओं से मिलकर बने अणु, और ये 8 परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। जैसे हम फास्फोरस को लिखते थे P4। अब हम कर लेते हैं पिछले वीडियो की बात। पिछले वीडियो में हमने परिवार हम पढ़ रहे हैं समूह 6A, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार या कैल्कोजन। कैल्कोजन ऑक्सीजन परिवार को हम कैल्कोजन भी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलिनियम है। इनके यौगिकों का हमारे सिलेबस में कोई भी सिद्धांत नहीं है। इनके यौगिक जो भी बनेंगे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन के 2 ही यौगिक होते हैं, 2 रूप होते हैं, एक ऑक्सीजन O2 डाई ऑक्सीजन और एक ट्राई ऑक्सीजन यानी ओजोन। इन दोनों को हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने, जिन बच्चों ने ये देखा नहीं है वो पिछले वीडियो में जाएं और ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में पढ़ लें, जिसमें ओजोन आपका टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। इस बात की जानकारी ले लें आप अपने अनसॉल्व पेपर से कि कितना ओजोन को पूछा जाता है। तो जब हम अपने अनसॉल्व पेपर को देखेंगे तो ओजोन ज़्यादातर पेपरों में आपको मिल जाएगी। अनसॉल्व पेपर को ज़रूर चेक करते रहिएगा कि कौन से क्वेश्चन आते रहते हैं, कौन से नहीं। तो उसके बाद में आ जाता है सल्फ़र। सल्फ़र के बारे में जानेंगे, इसका इतिहास जानेंगे, सल्फ़र किन रूपों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है और कैसा सल्फ़र होता है। और इसके यौगिक हमको पढ़ने होंगे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2020, 2019 और 2018 में ये लगातार, जब से NCERT आपका सिलेबस लागू हुआ है तब से ये परमानेंट पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट यौगिक है। इसको बनाएंगे, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण भी देने होंगे और इसकी एक ही विधि होती है बनाने की, जिसे हम कहते हैं सीसा कच्छ विधि। और इस साल के पेपर को किसी से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से जो पिछली क्लास में 12 की परीक्षा जिसने पास कर ली है इस साल 2020 में, उससे ले लें पेपर। यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड का, दोनों में आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं अब किसकी, सल्फर। तो सल्फर एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही कैसा होता है, क्रियाशील होता है। क्रियाशील का मतलब है ये जब भी मिलेगा तो किसी ना किसी से जुड़ा हुई मिलेगा, किसी वस्तु, धातु या अन्य पदार्थ से संयुक्त होगा। तो ये सल्फर क्रियाशील है और जब कहीं अधिक मात्रा में पाया जाता है तो मुक्त अवस्था में भी मिल जाता है। मुक्त मतलब फ्री स्टेज में। फ्री स्टेज में जब सल्फर मिलता है तो बहुत अधिक मात्रा में जहाँ सल्फर पाया जाता है, जैसे चाइना में बहुत सल्फर पाया जाता है तो वहाँ फ्री अवस्था में भी मिल जाता है। तो हमारी पृथ्वी जब है तो उसकी भूमि को जब हम जैसे कुआं, खाई देखते हैं तो मिट्टी को कटी हुई देखते हैं तो विभिन्न परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी की जब विभिन्न परतें पाई जाती हैं उन परतों में ही
सल्फर संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो संयुक्त अवस्था में इसके कुछ अयस्क भी होते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं अयस्क। पहला अयस्क CaSO4 × 2H2O, जिसे हम कहते हैं जिप्सम। जिप्सम, ये जिप्सम में पाया जाता है और इससे ही हमारे सीमेंट का निर्माण होता है। सीमेंट इस जिप्सम से ही बनाई जाती है। जब यहाँ से दो हैं तो आधा जल का अणु कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के साथ लगा रहता है, तो वो सीमेंट बन जाती है, जिसे हम व्हाइट सीमेंट भी कहते हैं। दूसरा इसका रूप होता है, ये पाया जाता है जैसे CuFeS2, ये कॉपर का अयस्क है और है, तो कॉपर का और है, इसमें पाया जाता है क्या, इसको हम बोलते हैं कॉपर पायराइट। तो इस साल जो आपको पढ़ना नहीं है उसमें ये कॉपर पायराइट का विशेष महत्व दिया गया, जिसमें हमें कॉपर धातु का निष्कर्षण करना होगा। जैसे चैप्टर नंबर आपका 6वां जो था, इस साल तो 6वां आपका पी ब्लॉक के तत्व हो गया। पिछले साल 6वां पी जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, तो वो था आपका तत्वों का निष्कर्षण एवं उनका सिद्धांत। तत्वों का निष्कर्षण कैसे करेंगे, तो वो इस साल 2021 के एग्जाम में से हटा दिया गया है कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि समय रहा कम, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको ये जानकारी देते रहना है कितना सिलेबस आपको इस साल के लिए पढ़ना है। उसके बाद में आ जाता है जैसे PbS, देखिए सल्फर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये होता है आपका गैलेना। गैलेना, तो इसे PbS गैलेना कहते हैं, यानी कि ये लेड शीशे का अयस्क होता है। तो ये 3 हो गया। नंबर 4 आपको बताते हैं ZnS, इसको हम कहते हैं जिंक ब्लेड। ये कुछ प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अयस्क हैं जिनमें सल्फर संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, जुड़ी अवस्था में पाया जाता है। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा ज्वालामुखी को फटता हुआ, अपने इंडिया में नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ही सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी हैं जो फट जाते हैं और उनसे गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। उसमें भी सल्फर मौजूद होता है, उपस्थित रहता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बिना सल्फर के नहीं बन सकती है, ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड बिना सल्फर के नहीं बन सकती है। तो ये गैसें ज्वालामुखी से निकलने वाली होती हैं, उसमें भी पाया जाता है। अगला, जैसे हमारे प्याज, लहसुन, ये जो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, उसमें भी सल्फर ही मौजूद होता है। उस सल्फर के कारण ही उसमें से जो दुर्गंध आती रहती है, प्याज है, लहसुन की है, जो एक अजीब सी है, जो हमारे नाकों अगर हम सूंघते हैं तो अजीब सा फील होता है, तो उसमें भी सल्फर ही पाया जाता है। तो इन रूपों में ये सल्फर की अवस्था होगी। अब जैसे कार्बन होता है, कार्बन के कई रूप होते हैं, हीरे में कार्बन पाया जाता है, कोयले में भी कार्बन पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, मांसपेशियाँ कार्बन से बनी होती हैं, और हमारे अमीनो एसिड हैं और जितने विटामिन हैं सभी में कार्बन पाया जाता है। कोई काला होता है कार्बन, कोई किसी रंग का होता है। तो ये क्या होते हैं, रूप होते हैं, एक के अनेक रूप। तो जैसे अनेक रूप होते हैं वैसे ही सल्फर के भी अनेक रूप होते हैं। तो हम बताते हैं आपको सल्फर के अपर रूप, इसको मिटा देते हैं। आपको बताते हैं सल्फर के अपर रूप। अपर रूप, तो सल्फर के कई रूप होते हैं, जैसे अल्फा सल्फर, इसे हम बोलते हैं रोम्बिक सल्फर। नंबर 2 आपका होगा बीटा सल्फर, इसे बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, ये दूसरा नाम है इसका। तीसरा आ जाता आपका गामा सल्फर,
और गामा सल्फर का कोई अलग से नाम नहीं रखा गया है। चौथा आपका आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा सल्फर। डेल्टा सल्फर यानी कि ये कोलाइडी अवस्था में होता है, कोलाइडी सल्फर। ये आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि ये एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपका बन रहा है कि अल्फा सल्फर को अन्य किस नाम से बुलाते हैं या अन्य क्या नाम होता है। इसका एक और नाम क्या होता है, बीटा सल्फर का क्या होता है और गामा सल्फर का तो होता ही नहीं है। डेल्टा सल्फर को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी सल्फर। नंबर 5 आपका होगा एक्स सल्फर, इसे हम कहते हैं प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। नंबर 6 आपका होगा ई सल्फर, इसका भी कोई नाम नहीं रखा गया है, ये होता है आपका ई सल्फर। इतने इसके अपर रूप होते हैं। ये बनाए कितने कैसे जाते हैं या कैसे प्राप्त होते हैं इस बारे में आपको ज़्यादा नहीं जाना है, बस सल्फ़र के रूप ही जानने हैं। सल्फ़र के रूप जानने कौन कौन से होते हैं। सल्फ़र अल्फ़ा होता है जिसे रोम्बिक कहते हैं, बीटा होता है जिसे मोनोक्लिनिक कहते हैं, गामा का कोई नाम नहीं है और अदर पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो अल्फ़ा सल्फ़र यानी कि ऐसा सल्फ़र जो कोलाइडी अवस्था में होता है। उसके बाद में आ जाता है एक्स सल्फ़र यानी कि जैसे प्लास्टिक होती है वैसा सल्फ़र। उसके बाद में ई सल्फ़र, तो ये सल्फ़र हो गया है। अब सल्फ़र के उपयोग बताएंगे, इतना आप जान गए। अब सल्फ़र के उपयोग और उसके बाद में उसके यौगिक आ जाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो सल्फ़र के उपयोग, सल्फ़र का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। जैसे हम आपको बता दें, पहला तो माचिस के उद्योगों में, फिर उसके बाद में गंधक अम्ल बनाने में, क्योंकि सल्फ़र को गंधक भी बोलते हैं, गंधक अम्ल H2SO4 बनाने में। पहला माचिस के रूप में, तो यहाँ लिख देते हैं माचिस की तीलियों में, माचिस में, और फिर गंधक अम्ल बनाने में या हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में या सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने में। इन विभिन्न कार्यों में सल्फ़र का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गए सल्फ़र के बारे में। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट में, जिसमें आ जाएंगे आपके यौगिक, सल्फ़र के यौगिक। ये आपको उपयोग तो हटा देने हैं। अब चलेगा आपका सल्फ़र के यौगिक। सल्फ़र के यौगिक में आपका आ जाएगा, पहला होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और H2SO4। इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक को ही समेटना है क्योंकि एक बार में ही तीनों आपको सीखने हैं। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि पर डे कोई ना कोई सब्सक्राइबर जुड़ता है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके और पिछले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके सिलेबस पूरा आ जाए। और जो वीडियो को परमानेंट देखते हैं उनसे ये कहना है कि जुड़े रहें हमारे चैनल से और पढ़ते रहें। आपसे साथ ये बता रहे हैं कि पूरी हमदर्दी के साथ आपको देखें, एक से एक बेहतरीन वीडियो देंगे। अभी तक कुछ वीडियो में इम्प्रेशन नहीं अच्छा सा आया है क्योंकि कुछ वजह से हमारे मतलब है स्वास्थ्य में कुछ खराबी उत्पन्न हो गई थी, इस कारण हमने वीडियो को इतना इम्प्रेसिव नहीं बताया। तो ये वीडियो बनना है, आपका टर्निंग पॉइंट होना है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो से आपको 5 अंक का क्वेश्चन मिलने वाला है। ये समझ लीजिए, ये प्रश्न आपका आउट हो चुका है। तो यहाँ पर इन 3 टॉपिक में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन पढ़ेंगे तीनों क्योंकि इसकी जो केमिकल रिएक्शन आ जाएंगी फिर आप क्या करेंगे, तो उनको भी आपको सिखाना है। क्योंकि बताया है कुछ ने कमेंट करके कि हमने जल्दबाजी में रिएक्शन करा दी। अब आपको एक एक अणु की एक एक
गिनती कर लगाकर बताएंगे कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और कैसे उनको संतुलित बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड तीनों को इसी वीडियो में समेटना है, सल्फर डाइऑक्साइड, ताकि एक बार में आपको सल्फर के सभी यौगिक मिल जाएं। तो इसमें लिखेंगे पहली विधि बनाने की विधि, बनाने की विधियां। पहले सल्फर डाइऑक्साइड को बनाएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधियां सीखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से। इतना अच्छा आपको लगने वाला है इस वीडियो में कि आपको मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को देखकर। और वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, हर एक अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपसे 10 पूछी जाती हैं अथवा में भी रखी होती हैं, तो उन अभिक्रियाओं को करने के लिए आपको बड़ी ही सहनशीलता से वीडियो को देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है। बड़ा ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है आपके लिए और बहुत ही यकीन मानिए मज़ा आने वाला है। तो बनाने की विधियां हमें पढ़नी है। तो बनाने की विधियों में सबसे पहले विधि होती है आपकी प्रयोगशाला विधि। देखिए, कोई भी पदार्थ पहले कहाँ बनाया जाएगा? प्रयोगशाला में। जैसे आजकल कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा रहा है, फिर भी वैक्सीन तैयार नहीं हो पा रही है। तो प्रयोगशाला में जब बन जाएगी उसको फिर औद्योगिक बड़ी मात्रा में बनाने के लिए ज़्यादा जब ज़रूरत होती है तो उसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में सबसे पहली विधि होती है सोडियम सल्फाइड को सांद्र H2SO4, यानी कि ये सल्फाइड है। कितना है? सल्फाइड। SO4 होता तो सोडियम सल्फेट बन जाता। से के साथ जब हम गर्म करते हैं तो ये दोनों सोडियम इस सल्फेट के साथ क्रिया कर जाते हैं तो बनाते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फेट में बदल गए और इसका एक ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन तोड़ ले जाता है तो आपकी बन जाता है जल H2O। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन टूटने से ये इतना हिस्सा बचा है SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस बन जाती है। ये पहली विधि है कि सोडियम सल्फाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेशन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है, जल भी बनता है और उसके साथ में बनती रहती है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की गैस जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नंबर 2, सल्फर को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि सल्फर को गंधक अम्ल बोलते हैं इसे, क्योंकि सल्फर को गंधक भी बोलते हैं एक सामान्य भाषा में। सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। अब यहाँ पर मामला इतना है कि ऑक्सीजन के नंबर हैं कितने? 4। यहाँ 2 और 1 3 ही मिल रहे हैं तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए। ये 2 का गुणा करने पर यहाँ पर सल्फर हो गए 2 और इसको मिलाकर 3। तो ये ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं? 2 3 2 यहाँ 6 और 1 भाई 2 यहाँ 6 और 1 7 ही और है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर दीजिए। और क्योंकि ये टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन इसकी 2 ऑक्सीजन को लेकर चले गए, बनाया जल और 2 ऑक्सीजन ही ले गए और 4 दूनी 8 हैं, यानी 6 अभी बाकी हैं तो 3SO2 बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर तीसरी विधि आपकी होगी कि सिल्वर और कांपर धातु की H2SO4 से अभिक्रिया द्वारा तो ये आपकी विधि हो जाती है कि सिल्वर को कांपर और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करेंगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी या नहीं, देखते हैं। सिल्वर लिया और इसको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में गर्म कर दिया और एक बार हमने कांपर लिया और H2SO4 के साथ में गर्म कर लिया। देखिए, एक बात यहाँ पर समझ लेनी है कि आपको जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं,
इस सल्फेट से, तो सिल्वर को भी हमें 2 लेना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के समान सिल्वर की बाहरी कक्षा में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वो ही बंध बनाता है। अब सिल्वर की वैलेंसी भी 1 होती है, और कॉपर के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके आउटर सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक ही बंध बना सकता है, जबकि यहाँ 2 बंध हैं, तो इसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 हाइड्रोजन, इसकी 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन तोड़कर चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट, और एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और जल H2O। अब हमें कंप्लीट करना होगा इस रिएक्शन को। 2 सिल्वर हैं, ले लिए, H2SO4 बन गया जैसे हाइड्रोजन जुड़े थे। 2 हाइड्रोजन, इसकी 1 ऑक्सीजन तोड़कर चले जाएं तो काम नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो इसे भी 4 करिए, हो गए। ऑक्सीजन कितने टोटल खर्च हो गए हैं, कितने पहले ये देखते हैं। ऑक्सीजन के नंबर 2 चाकू 8, 8 इधर हैं या नहीं? 4 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, बन गया। और ये सल्फर डाइऑक्साइड आपको गैस प्राप्त हो गई। आगे ऐसे ही कॉपर डालते, लेकिन कॉपर की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाना, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करें। नंबर ऑक्सीजन के 8 हो गए, तो बनेगा CuSO4। SO4 के नंबर 2 हैं, 4 हाइड्रोजन, इसकी 2 ऑक्सीजन लेकर चले जाएंगे तो बनाएंगे 2H2O। अब बचा है आपका एक, यहाँ पर ऑक्सीजन, एक सल्फर बचा हुआ है, सल्फर को लिख लिया क्योंकि सल्फर के नंबर 2 हैं। यहाँ से देखते हैं, ये 2 लगे हुए हैं, ये सल्फर 2 हैं, तो एक सल्फर यहाँ और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन को पूरा कर लेते हैं, 4 और 2 6 और 2 8, तो यहाँ पर 2 चाकू 8 हैं। ये विधि हो गई सल्फर को बनाने की विधियाँ। अब सल्फर के देखिए 2 ही गुण होते हैं, कोई भी यौगिक है, दुनिया की कोई भी चीज़ है, चाहे आप हों या हम हों, आप हैं या हम हैं, तो हमारे भी 2 ही गुण हैं कि हम जैसे दिख रहे हैं, किस रंग के हैं, किस रूप में हैं, तो ये हमारे भौतिक गुण होते हैं। और जिससे हमारे हिसाब से हम बन किस में जाते हैं, क्या कर सकते हैं, किन वस्तुओं में बदल सकते हैं, किन यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, ये हमारे होते हैं रासायनिक गुण। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। सल्फर डाइऑक्साइड को हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर होते हैं SO2 के गुण। तो गुण 2 ही प्रकार के होते हैं, वो पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो हम पहला पढ़ेंगे अपना भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिखेंगे, यह एक तीक्ष्ण या बोलेंगे तीव्र गंध वाली, जिसे हम सूंघ नहीं सकते, तीव्र गंध वाली, दम घोटने, तीव्र गंध वाली दम घोटने वाली गैस है। बहुत बेकार गैस है, इस गैस के संपर्क में ना आए, नहीं तो मृत्यु तक हो सकती है, आदमी की डेथ हो सकती है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी हो, तो वो इसमें आकर अपनी जान गंवा सकता है। तो यह एक विषैली गैस है। कैसी है? विषैली गैस है, बहुत ही विषैली गैस होती है। इसकी प्रकृति इतनी खराब होती है कि आपको जहर के जैसे पॉइजन आपने ले लिया हो, ऐसा काम करेगी। कोई भी इसके संपर्क में आने पर आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, ना आए बेहतर है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि हमारा दम घोट रही है, तो उस स्थान से हट जाएं, वहाँ से रिमूव हो जाएं। नंबर तीसरा पॉइंट, 2 एटमॉस्फेयर यानी कि 2 वायुमंडलीय दाब पर यह द्रवित हो जाती है। नंबर तीसरा पॉइंट,
सॉरी चौथा पॉइंट, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक -10 डिग्री सेंटीग्रेड व हिमांक यानी कि जम जाएगी -78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये उबल जाएगी -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर और जमेगी -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला नंबर 5 लिखेंगे। इसके बारे में ये एक विषैली गैस, दम घोटने वाली गैस है और इसकी प्रकृति विषैली होती है। इतने ही पॉइंट रखें, 5 ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये विषैली प्रकृति के गैस है। अब आ जाएंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको क्या करना होता है, रासायनिक समीकरण देने होते हैं, क्रियाएं करनी होती हैं। तो हर एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे और बताएंगे ये कैसी गैस है। तो इसको हम रब कर देते हैं और लिखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला गुण होगा, अब आ जाएंगे आपके रासायनिक गुण। दहन। दहन का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है ना तो खुद जलती है, स्वयं जलती भी नहीं है और ना किसी को जलाने में सहायक होती है। जैसे हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, उसके बिना कोई वस्तु आप जला ही नहीं सकते हैं। तो आप जब जला नहीं सकते हैं तो हमें क्या चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें ये जल सकती है। नहीं है, कुछ धातु हैं। तो धातु है मैग्नीशियम और पोटेशियम। पहले पोटेशियम लिखें। पोटेशियम धातु के साथ रखने पर सल्फर डाइऑक्साइड जल जाती है और मैग्नीशियम धातु के साथ रखने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल जाती है। तो यहाँ पर और सल्फर रिमूव हो जाता है। पोटेशियम एक ज़्यादा क्रियाशील यौगिक है, ये बनाता है K2SO3 पोटेशियम सल्फाइड, और एक बनाता है पोटेशियम डाइसल्फाइड बनाता है। एक पोटेशियम सल्फाइड एक पोटेशियम डाइसल्फाइड बनाता है। अब नंबर कितने करने होंगे, 4। सल्फर कितने हैं, 1 और 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करिए। तो पोटेशियम को जब हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रखते हैं तुरंत वो जलने लगती है, पोटेशियम सल्फाइड बनाती है और ये पोटेशियम डाइसल्फाइड बनाती है। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, 3 दूनी 6, तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ हैं। अभी पूरे नहीं हुए, अभी पूरे ऑक्सीजन नहीं हुए हैं। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, ऑक्सीजन के, अरे 3 दूनी 6 होते क्या, 3 यहाँ है 3 यहाँ 6 ही हैं भाई, 3 और 3 6 और यहाँ 6 ही हैं। और मैग्नीशियम धातु के साथ में रखते हैं तो ये बना देता है MgO और सल्फर हो जाता है अपचयित। इसकी ऑक्सीजन को मैग्नीज छीन लेता, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए और ये 2 लगा दीजिए, हो गया। कितना आसान होता है रासायनिक समीकरण। पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट की कमेंट आई कि सर थोड़ा धीमे से समझाइए। लीजिए आप धीमे से आपको बताएंगे, आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। थोड़ा स्लोली तो स्लोली लीजिए, और स्लोली ही अच्छा होता है। उस समय क्या था, थोड़ी हमारी तबीयत में दिक्कत हो गई थी तो हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराने के जल्दबाजी में बना दिया। अब ऐसा नहीं होगा, अब फिट हूँ मैं और आपको वीडियो एक से एक बेहतरीन दूंगा। ये जान लीजिए इस वीडियो में इतना मज़ा आने वाला है, आपको इंटरेस्ट आएगा कि कितना बेहतरीन आपको समझाया है। तो याद रखिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो आपको करना क्या है, केवल लाइक को प्रेस कर देना है। तो समझो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है कि आपने वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। तो ये सल्फर अपचयित हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 2, क्षारों से अभिक्रिया। क्षार भाई बहुत होते हैं, जैसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दें, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये बना देगा K2SO3 पोटेशियम सल्फेट, और आपका बन जाएगा हाइड्रोजन, जल मुक्त हो जाएगा। देख लेते हैं क्या बन रहा है आगे। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो गए कितने,
4 4 हाइड्रोजन, इसको 2 बार OH लिखते हैं, OH, तो ये जल निकल जाएगा K2O। तो पोटेशियम 2 है तो ये बनेगा आपका पोटेशियम सल्फाइड ही बनेगा। तो देखिए आपको इसको पोटेशियम सल्फेट को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 2 बार लिख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई आपके लिए गुप्त रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, और कोई भी चीज़ छुपी हुई होती है उससे दिखाई नहीं देती। ये क्या निकल जाएगा? जल। 2 पोटेशियम और 1 ऑक्सीजन, इससे मिलकर K2SO3, ये ऑक्सीजन इसे मिल जाए तो SO3 और K2SO3, और आपका क्या बनेगा? जल। ये हो गई इसकी क्षारों से अभिक्रिया। क्षारों से अभिक्रिया क्या करके क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं, पोटेशियम सल्फेट का लवण बना दिया। अब नेक्स्ट अभिक्रिया, इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ से ये भी निकाल देते हैं, भौतिक गुण। उम्मीद करते हैं ये अभिक्रियाएं आपके बिल्कुल माथे में चली जा रही हैं, भेजे में जा रही हैं, और ऐसी जा रही हैं जो बस अब निकलने वाली नहीं है। अगली अभिक्रिया होगी ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम ऊष्मीय अपघटन करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड ऊष्मीय अपघटन करेंगे तो बनेगा, इसको हम कर लेंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो ये बनेगी सल्फर, 2 3 6, और ये सल्फर अपचयित हो जाएगा। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का अपघटन करेंगे तो बनेगा हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर अपचयित हो जाएगा। उसके बाद है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, सल्फर डाइऑक्साइड को हम जल के साथ में, जब हम जल के साथ में गर्म कर दें थोड़ा सा, तो ये H2SO3, 1 ऑक्सीजन ये जुड़कर इसको 3 बना देगा, और ये 2 हाइड्रोजन, ये टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 3, तो H2SO3 बन जाएगा, ये सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल तब बनता जब ये 4 ऑक्सीजन पूरी हो जाती। तो ये हो गई इसकी अम्लीय प्रकृति। अब इसको रफ कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर ही लिखते रहेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। अगला पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। अब सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराते हैं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। तो यहाँ पर 2 और 2 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2 का, तो 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ कर दीजिए, ये लीजिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गई। नंबर अगला, सॉरी नंबर तो भूल गए हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक गुण, जब हम क्रियाशील धातुओं को सल्फर के साथ में, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, जैसे MgSO2, और धातु ले लें, कोई भी आप ले लें, पोटेशियम ले लें SO2, तो पोटेशियम की जगह पे हम ले सकते हैं मरकरी HgOSO2। तो इन धातुओं, और भी धातुएं आप मैग्नीज ले लीजिए, Mn ले लीजिए, तो यहाँ पर SO2, इन सभी धातुओं में ये ऑक्सीकारक कर देगा, तो ये बना देगा MgO। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका सल्फर अपचयित हो जाएगा, लेकिन इसको ऑक्सीकृत कर गया, मैग्नीज को ऑक्सीजन दे गया, यानी कि ऑक्सीकृत कर गया। उसके बाद में ऐसे मर्क्यूरस ऑक्साइड बनेगा HgO, तो 2 का मल्टीप्लाई लगाएंगे और आपका सल्फर अपचयित हो जाएगा, यानी कि आपको सल्फर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन दूसरे के साथ जुड़ गई, दूसरे को ऑक्सीजन दे दी इसने। अब यहाँ पर बन जाएगा MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर सल्फर आपका अपचयित हो जाएगा। इसमें ऑक्सीकारक गुण की भी प्रकृति होती है कि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ये ऐसी धातुओं से क्रिया करेगा, उनको ऑक्साइडों में बदल देगा, धातु के ऑक्साइडों में बदल देगा और सल्फर अपचयित हो जाएगा।
अब हेडिंग होगी इसकी अपचायक प्रकृति। अपचायक, तो नंबर अगला अपचायक गुण। गुण लिख दो भाई, अपचायक गुण है कि नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड को हम जब किसके साथ में, H2SO4 नहीं, जल के साथ में गर्म करते हैं तो ये अपचायक कुछ करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना देता है H2SO4 और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यानी कि जिसमें हाइड्रोजन गैस निकालने की क्षमता होगी वो किसी की भी ऑक्सीजन को छीन सकता है, यानी कि अपचायक की प्रकृति उसमें होती है। और जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, बाहर निकालती है, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालती है उसको ऑक्सीकारक का गुण कहते हैं, और जो हाइड्रोजन को निकालती है उसको अपचायक का गुण कहते हैं। यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो ये 2 ऑक्सीजन इससे मिल गई, ये 2 ऑक्सीजन इससे मिल गई, ये SO4 हो गया। 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर H2SO4 में बदल गए और क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा हम और भी कुछ ले सकते हैं, क्या ले लें, इसके अलावा हम ले लें और भी कुछ, उसका भी अपचायक प्रकृति कर देगा। लेकिन अब इसके अलावा क्या लेंगे, तो हम HCl ले सकते हैं, SO2 HCl इतने डालेंगे तो ये सल्फ़र क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, SOCl2, SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड डाइक्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये इसकी होती है अपचायक प्रकृति। अब शेष जो बचे हैं उसकी भी अपचायक प्रकृति आपको बतानी है। तो अपचायक गुण में इसको रब कर देते हैं और अन्य अपचायक गुण बताते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल और हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं, सॉरी, जल और फेरिक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो ये फेरस क्लोराइड में बदल जाता है, FeCl2 में बदल जाता है। ये फेरिक क्लोराइड है, ये फेरस क्लोराइड में बदल जाता है। अब ये क्या क्या बना सकता है, तो देखिए, एक बनाएगा, अब देखिए यहाँ पर इसे बनाते हैं तो कुछ और भी निकालना होगा। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ये कितने क्लोरीन, 3, एक Cl कहीं तो गया होगा, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 3 6 क्लोराइड हो गए। तो ये 2 हाइड्रोजन इसके 2 क्लोराइड को तोड़कर चले जाएंगे तो बनेगा 2HCl। क्या बन गया, 2HCl। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इसको मिल जाए, देख लीजिए, 2 ऑक्सीजन इसको मिल जाए, SO4 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, तो आपका बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को जलीय FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड में प्रवाहित कराते हैं तो हमारा बनता है HCl, और यहाँ 6 हैं तो 2 का मल्टीप्लाई आयरन में करिए तो 2 दूनी 4 और 2 क्लोरीन 6 हो गए। 4 हाइड्रोजन में 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, ये हो गई है अपचायक गुण। अब दूसरा अपचायक गुण, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड और जल और क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और H2SO4 बनता है। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन को हमें हटाना है HCl के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से इन 2 क्लोरीन को लेकर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2HCl। अब ये 2 ऑक्सीजन इस सल्फर डाइऑक्साइड से जब जुड़ेंगे तो ये SO4 हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन अभी भी बाकी हैं तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। अब तीसरा अपचयन लिखाना है तो हम लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को हम जल H2O और FeSO4 का होल ट्राइज यानी फेरिक सल्फेट के साथ गर्म करेंगे तो हमारा फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा, देखिए बहुत ही इजी है। 2 चीज़ें बनेगी आपकी, FeSO4 और H2SO4 अपचयित करना है क्योंकि ये हाइड्रोजन को अपचयित कर देती है। तो यहाँ हाइड्रोजन जब निकालती है तो ये FeSO3 है, सॉरी कितने हैं
3 सल्फेट है, यहाँ 1 ले गया, आयरन कितनी है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करिए। 3 सल्फेट यहाँ पर आपके थे जिसमें 2 फेरस लग गया तो ये फेरस सल्फेट बन गया। अभी 1 सल्फेट और बाकी है जो H2SO4 के साथ चला गया, लेकिन मजबूरी ये है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ने पर SO4 बना देंगी। अब यहाँ SO4 एक ये और एक इसका शेष बचा है, क्योंकि ये 3 है तो 1 बचा है, तो 1 SO4 और 1 ये SO4, 2 SO4 हो जाएंगे। 2 को पूरा करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। इस प्रकार से रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। देखिए ये फेरिक सल्फेट लिखा हुआ है Fe2SO4 का होल थ्राइज। जब हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड और जल के साथ गर्म करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है। 3 सल्फेट हैं, 2 तो ये खुद ही खा जाता फेरस सल्फेट में बदलकर। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 को हम पूरा करेंगे। SO4 की संख्या कितनी चाहिए 2, 1 यहाँ पर बचता है, 2 ऑक्सीजन इससे मिलकर इसे SO4 बना देते, तो 2 1 और 1 2, तो यहाँ 2H2SO4 हो जाता है। ये हो गया इसका उपयोग। अब इसके उपयोग मतलब इसके हो गए रासायनिक गुण। आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग विभिन्न, एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, दूसरा इससे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, इससे सल्फाइड बनाए जा सकते हैं, इससे सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जा सकता है और इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जा सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सल्फ्यूरिक एसिड उपयोग भी आपको हमने बता दिए, ये इसके यूजेज होते हैं। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन सल्फाइड। अब दूसरा नंबर कौन सा होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आ जाता है आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको बताएंगे ज़रूर। हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले इसकी लिखेंगे बनाने की विधियाँ। सबसे पहली आपकी होगी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में आपको क्या करना होगा कि फेरस सल्फेट Fe को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब आप गर्म कर देंगे तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगी। देखिए ये क्या हो गया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गई और बचा क्या, FeSO4 फेरस सल्फेट आपका बनकर तैयार हो गया। और कौन सी गैस मिल गई, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये पहली प्रयोगशाला विधि है कि फेरस सल्फेट को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दें तो हमारा फेरस सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मुक्त होती रहती है। आप जिसे चाहें उस बर्तन में इसको इकट्ठा कर लें। अगला पॉइंट नंबर 2, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ गर्म करेंगे तो ये पता एक लवण बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये मुसीबत एक लवण की है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जल, ये जो हाइड्रोजन गैस है तो ये बनाती है मैग्नीशियम थायो अल्कोहल, या बोलेंगे मैग्नीशियम थायो हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर जल पृथक हो जाता है। और दूसरी विधि तो आप जानते हैं कि अगर आप सल्फर में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा दें, लगभग इसको ताप दे दें, उच्च ताप पर ही करा दें, तो सल्फर बहुत रिएक्टिव होता है तो H2S गैस बनती है। लीजिए ये आपकी हो गई गैस। इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएंगे। अगर और विधियां भी आपकी हैं तो वो कुछ नहीं है, आपको बस बनाने की विधि पूछी जाएगी, पर्टिकुलर विधि का नाम नहीं लिया जाता है। तो इसको अब रफ कर देते हैं। अब इसके हम भौतिक एवं रासायनिक गुण बताते हैं। अब ये बनाने की विधियां आप सीख गए हैं, तो अब हम लिखते हैं H2S के गुण।
और आप जान चुके हैं, इतनी बार लिखवा चुके हैं कि तो पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है आपका रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी पहली होगी, एक ही गुण लिखना है इसका, यह एक रंगहीन तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। विषैली गैस है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लीजिए, इसके दो ही भौतिक गुण हैं, काफ़ी हैं आपके लिए, इतने ही आपको सिलेबस में मोस्टली तो ये पूछे ही नहीं जाएंगे। बस रासायनिक अपक्रियाओं में आपकी रुचि ज़्यादा होनी चाहिए, आपका इम्प्रेस ज़्यादा होना चाहिए। आप इम्प्रेशन जो भी दिखाएंगे रासायनिक अपक्रियाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट आप जब ज़्यादा लेंगे तो रासायनिक अपक्रियाओं को ऐसा सीख जाएंगे कि आँख मूंदते और खोलते ही रासायनिक अपक्रिया कर सकते हैं। पलक झपकते ही आप सोच लेंगे कि किस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करना है और कौन सा कंपाउंड बनने वाला है। तो याद रखिए कि रासायनिक अपक्रियाओं को बड़ी ही धैर्यपूर्वक आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपसे 100% होगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपसे अपक्रिया 100% हो जाएगी। जितनी भी आपको 35 अंक में की जो अपक्रियाएं आने वाली हैं उसके गुण भी बताने होंगी, प्रॉपर्टियां भी बतानी होंगी, तो उसमें से 20 तो आपको रासायनिक अपक्रियाएं देनी है। तो 20 रासायनिक अपक्रियाएं आप चुटकी बजाते ही कर देंगे, बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब इसके बाद में लिखेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला होगा गुण आपका दहन। तो आप जानते हैं जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो दो ही चीज़ें बनने वाली हैं, एक तो बनेगा जल और एक बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये भी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तो 3 ऑक्सीजन हो गए, नंबर 1 और 2 3। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करिए और ये 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर देंगे। तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये 4 हो गए, और सल्फर 2 ज़्यादा हो गए तो यहाँ 3 कर दीजिए। 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 2 और 6 हो गए। अगली हो गई, अब एडिंग दूसरी डालेंगे, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति है हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम जल में घोलते हैं, यानी जल में, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का आयन बनाती है और एक हाइड्रोजन आयन को रिमूव करती है। यानी कि ये हाइड्रोजन आयन देती है। और हमने बताया है आर्सेनियस कहते हैं अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन को त्याग देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्ल बनाने की विधि हो गई है। अब इसके बाद में अपना आ जाता है क्लोरीन से अपक्रिया, या लिख देंगे अगला नंबर 3 धातु से अपक्रिया। धातु से अभिक्रिया। अब धातु से अपक्रिया, जैसे हम सिल्वर से अपक्रिया करा दें H2S की, तो यहाँ पर सिल्वर से अपक्रिया कराएंगे तो आपका क्या मुक्त हो जाएगा? सिल्वर से अपक्रिया कराने में हमें मिल जाएगा सिल्वर सल्फाइड। क्या मिल गया? सिल्वर सल्फाइड। तो Hg2S HgS बन जाएगा और आपकी सल्फर अपचयित हो जाएगी। धातु से अपक्रिया जब करते हैं तो इसकी अपचयन क्षमता बहुत अधिक होती है, हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकती है। और नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, सल्फर तो उसके साथ में ही जुड़ गया है। नहीं तो अभी तो थोड़े से पॉइंट में यहाँ गड़बड़ी हो जाती, क्योंकि सल्फर सिर्फ AgS बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट डालेंगे अम्लीय प्रकृति में हो गया है और धातुओं से अपक्रिया हो गई है। अब लिखेंगे Cl2 से अभिक्रिया।
अब भाई Cl2 से अपक्रिया करेगा H2S और क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएंगे तो ये क्या बना देगा, देखिए है ना आसान। तो क्या बन गया 2HCl और सल्फर अपचयित हो जाएगा। तो ये इसके हो गए रासायनिक गुण। और अपचायक गुण, अपचायक गुण में ये भी आता है, लेकिन H2S गैस एक अपचायक प्रकृति की होती है, किसी की भी हम ऑक्सीजन छीन सकती है। देखिए मैग्नीज ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को छीन ले जाएगा और बन जाएगा H2O और मैग्नीज सल्फाइड। ये अपचायक प्रकृति है, यानी कि किसी भी ऑक्साइड को उसकी ऑक्सीजन से मुक्त कर सकती है और उसको अपचयित कर सकती है। तो यहाँ पर इसने कर दिया है मैग्नीज डाइसल्फाइड और इसको जल बना दिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में, ये आपका लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाएंगे और ये ऑक्सीजन परिवार आपका बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ जा रहा है तो इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। सल्फ्यूरिक एसिड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से बताएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधियां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि हमने आपको बताया ये सन 2018, सन 2019 और सन 2020 में आया है और ये हर साल। और एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है नाइट्रिक एसिड। पिछले वीडियो में जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो पिछले वीडियो में जाए, वो नाइट्रिक अम्ल तैयार करने के लिए जो आपको ऐसे याद होने चाहिए बनाने की विधियां, इनके रासायनिक गुण कि आपकी जुबान पर रटे हों। जैसे नाइट्रिक अम्ल भी सन 2018 में आया, 19 में आया, 20 में ये नहीं आया, अपन और अन्य पेपरों में आया क्योंकि सेट बहुत से बनते हैं तो ये आया। उसके बाद में हम आपको बताते हैं 8 सेट जब आपको कराएंगे तो हम पेपर वाइज आपको बताएंगे कि कौन से सेट में किस ज़िले में और कहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। ये बदलता रहता है। यूपी में 6 प्रैक्टिस सेट लागू होते हैं, 6 सेट पर एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपको अमोनिया, इनको इन 3, 1, 2 और 3 कंपाउंड बनाना सीख लेना है क्योंकि ये आपका 5 अंक का प्रश्न आने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मिल जाएगा। 1, 2 रासायनिक विधियां पूछेगा बनाने की और 3 इसके रासायनिक गुण पूछ लेगा। तो अगले वीडियो में हम करेंगे क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाएंगे और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के और हाइड्रोजन सल्फाइड के हम उपयोग बता देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग केवल प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला में अपचायक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ये बहुत से पदार्थों को अपचयित कर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। और जो भी स्टूडेंट वीडियो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आल को प्रेस कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और पता चल जाए आपको वीडियो प्रोवाइड हो गया। और वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने मित्र बंधुओं में। मित्र बंधुओं में जब शेयर करेंगे तो वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। और वीडियो को लाइक करना आपका पहला ये होना चाहिए कि आप फर्स्टली पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।